विज्ञान चैनल पे सुमित सर का स्वागत है। सर आज एक्सप्लेन करेंगे नीट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है सर, तो सर क्वेश्चन जो हमारे थे सर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है संडे मॉर्निंग में आज हम लोगों ने ये तय किया कि आज हम लोग कुछ AIPMT या कहें हम लोग नीट के एग्जाम में जेनेटिक्स चैप्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। और चूंकि हर पैराग्राफ हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है NCERT का, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आए हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मैंने पहला प्रश्न बच्चों से पूछा कि द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज। डिग्री का मतलब ये डिग्री मतलब कितने हद तक एक बच्चा अपने माता पिता से अलग दिखता है, इसे हम क्या कहेंगे? द डिग्री बाय व्हिच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज। यहाँ पे आपके पास हमने चार ऑप्शन दिए थे, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। और इसका सही जवाब होगा बच्चों वेरिएशन। वेरिएशन इसका जवाब इसलिए सही होगा कि वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे उसी समझ एक ही प्रजाति के किसी व्यक्ति से भिन्न दिखते हैं, जैसे इस समय मेरा आपसे भिन्न दिखना, आपका इनसे भिन्न दिखना और आपका मुझसे भिन्न दिखना, हम सभी लोगों का बॉडी जो फीचर्स है वो लगभग सेम है, लेकिन इसी में कोई टॉल है, कोई डार्क है। लेकिन यहाँ तो बात माता पिता की हो रही है। आप अपने घर पे जाकर बड़े आसानी से इस चीज को देख पाएंगे कि आपके पिता से आपकी हाइट अलग होगी, हेल्थ अलग होगा, फेशियल फीचर्स अलग होंगे। इसी चीज को हम लोग वेरिएशन कहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना के बराबर देखी जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भर भर के देखी जाती है। यस सर। जैसे काले का बेटा गोरा, गोरे का बेटा काला। दूसरा प्रश्न था आप लोगों के पास, साहिवाल काउज ऑफ पंजाब आर डेवलप्ड बाय। मतलब साहिवाल एक खास तरह की गायें हैं जो पंजाब में तैयार की जाती हैं, तो उनको किस तरह से तैयार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन था आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन, बोथ 1 and 2। मतलब बोथ 1 and 2 का मतलब कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी और डोमेस्टिकेशन भी, या फिर म्यूटेशन। तो इसका सही जवाब आप में से किसी को पता है? सर मुझे क्या सर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्योंकि हम जब उस काऊ को डेवलप कर रहे थे तो हमारे माइंड सेट में एक चीज आई होगी कि हमारी ये वाली गाय जो है इसके मिल्क का प्रोडक्शन कम है और किसी दूसरे जगह की वो ब्रीड है उसका मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा है उस ब्रीड का, तो क्यों ना उसके जो अधिक दूध देने वाला जो कैरेक्टर है उसको हम सेलेक्ट करें और उसी से हम क्रॉस कराएं। जैसा कि मेंडल ने कैरेक्टर्स की क्रॉसिंग कराई थी, उसे उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम दिया था। तो इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तीसरा प्रश्न है बच्चों, टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स हेटेरोजाइगस कंडीशन। अच्छा देखिए, जीनोटाइप का मतलब था जीन के जो टाइप्स होते हैं उन्हें जीनोटाइप्स कहते हैं। और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दो वर्ड बना है। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों होमोजाइगस हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक लिखने वाला पेन है व्हाइट कलर का और दूसरा लिखने वाला पेन है ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, और इन दोनों के शेप में हम डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। हमें देख करके ही पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, अलग टाइप के हैं, अलग नेचर के हैं, अलग चीजें हैं। जब कोई चीज डिफरेंट दिखती है जीन्स में उन्हें हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। एंड सपोज बच्चों, यदि इसी वक्त हमारे सामने कोई ये आपके सामने ये दो केबल्स पड़े हुए हैं, अब इन दोनों केबल्स को एक साथ यूं करके हम देखें तो दोनों एक जैसे हैं। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। जब कोई जीन के पेयर्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोजाइगस, और जब उनमें डिफरेंस देखी जा सके तो हम कहेंगे उन्हें हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर अब इसका एग्जांपल समझिए, कुछ इस तरह से दिया है कि दो कैपिटल टी, तो जाहिर सी बात है दो कैपिटल टी एक जैसे दिख रहे हैं, ये होमोजाइगस हुए। दूसरा वाला दोनों स्मॉल टी, तो दोनों स्मॉल टी भी एक जैसे दिख रहे हैं, यानी ये भी होमोजाइगस। तीसरा वाला है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों डिफरेंट है, यानी कि हेटेरोजाइगस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। चौथा प्रश्न बच्चों, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज वर सेलेक्टेड बाय मेंडल। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उन्होंने 36, 34 और फिर 22 और फिर उसके बाद वो 7 तक पहुंचे थे। अब हुआ क्या था कि जैसे क्या कारण रहा होगा कि मेंडल ने सिर्फ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे ही अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। शुरुआत में 32, 34, 36 उनके पास
इतनी सारी वैरायटीज में से। हाँ बताएं आप। सर क्योंकि जो 7 कैरेक्टर वो मोस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे इसीलिए। मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इसके बाद जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स थे। वो नहीं चाहते थे, मेंडल साहब नहीं चाहते थे कि उनकी एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूजन के लिए कोई जगह रहे। फिर भी जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स में इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं देखे जाते हैं। दैट इज व्हाई ही सिलेक्टेड पाइजम सटाइवम व्हिच इज आल्सो नोन एज पी प्लांट, देसी में छिमनी का या मटर का पौधा। उन्होंने अत्यधिक उसमें वैरायटीज देखी थी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 7 कैरेक्टर्स। पांचवा प्रश्न था आपका, मेंडल सेलेक्टेड पाइजम सटाइवम फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब समझिए बच्चों, पाइजम सटाइवम इज द बॉटैनिकल नेम ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के बॉटैनिकल नेम को या साइंटिफिक नेम को हम लोग पाइजम सैटिवम के नाम से जानते हैं। इसमें 2 वर्ड से बना है, पाइजम एंड सैटिवम। जैसा कि आप जानते हैं, एक जीव को एक्सप्रेस करता है और दूसरे स्पीसीज को एक्सप्रेस करता है। दिस इज आल्सो नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये चीज, इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि 2 चीजों का मिक्सचर। इसके साथ साथ इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन मतलब मेरे कुछ कैरेक्टर्स और किसी और मतलब इंसान महिला के कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के एक दूसरे से क्रॉस कराना। तो मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा हाइब्रिड होगा। उसमें कुछ मेरे कैरेक्टर होंगे और कुछ उस औरत के या उस महिला के कैरेक्टर्स होंगे, जो हम लोग उस प्रजाति को हम लोग कहेंगे इट इज द हाइब्रिड ऑफ मिस्टर सोमित एंड व्हाटएवर द एक्स वाई एक्स एक्स जो भी। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रश्न ये भी था कि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना। तो इसमें आपके पास पहले 4 ऑप्शंस बताए थे। पहला ऑप्शन था क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन, पहला था। दूसरा लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड नॉन फर्टाइल। एक तो मतलब बता रहा हूं, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब साफ साफ देखे जाने वाला अंतर, वह शॉर्ट लाइफ स्पैन यानी कि कम उम्र। यदि कम उम्र में सब कुछ दिख जाए, सीरियल की तरह अगर हम लोगों का भी लाइफ होता कि एक एपिसोड में हम बच्चे होते, दूसरे में हम चच्चे होते, तो इस तरह से बड़े आसानी से देखने में पता चल जाता कि बड़ा तेज ग्रोथ था। लगता है कॉम्प्लान दूध मैंने कॉम्प्लान में दूध डाल, तो डेवलपमेंट आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। अगर सोचो कि एक पौधा आपके सामने लगाया जाए और सिर्फ 7 डेज में उसकी सारी चीजें पूरी हो जाए, फ्रूट, फ्लावर, सब कुछ, तो आप बड़े आसानी से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज की उम्र कम होती है उसका अध्ययन करना आसान होता है। ठीक है। दूसरा चीज लॉन्ग लाइफ स्पैन। सोचो कि मेंडल को जीना था 60 साल और पी प्लांट की उम्र होती है 120 साल, तो उनके बाल बच्चे भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। तो दूसरा वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत लग रहा है। तीसरा वाला प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये तो साक्षात गलत है। यस ठीक है ना, बाइसेक्सुअल थे। खैर, और चौथा इनफर्टाइल हाइब्रिड। इनफर्टाइल हाइब्रिड, इनफर्टाइल का मतलब नपुंसक, हाइब्रिड का मतलब जो उसमें से प्लांट निकल के आए थे तो वो नपुंसक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स जब क्रॉस कराए थे तो जो ढेर सारे सीड्स पैदा हुए थे वो सारे फर्टाइल ही थे, तभी वो F1 F2 F3 कंटिन्यू हुआ। सो इसका पहला ऑप्शन होगा एंड द ऑप्शन इज ड्यू टू क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन, मेंडल सेलेक्टेड द पाइजम सैटिवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सब लोग समझ गए कि नहीं? गरिमा समझे? एक बार फिर से, उन्होंने पौधे के मटर के पौधे का इस्तेमाल क्यों किया था? क्योंकि जो कैरेक्टर्स यानी कि जो लक्षणों को उन्होंने देखा वो एकदम क्लियरली विजिबल थे। जैसे हमको लगा आपका नाक, इनकी आंख, उनका मुंह दिख रहा है ना, जो चीज एकदम कॉन्ट्रास्टिंग हो। आपके चेहरे में सोचो आप पूरा काली माता का स्वरूप होती और उसमें खाली आपका सफेद वाला दांत होता, तो सोचो आपका दांत ही आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता, बाकी कुछ नहीं दिखता। जैसे मैं काला, मेरा टी शर्ट काले, सबसे कॉन्ट्रास्टिंग मेरा टी शर्ट, तो ये मेरा कैरेक्टर। सोचो कि आप मेंटल होते, आपने टी शर्ट उठा के ले जाते एक्सपेरिमेंट करने, हम इसके पीछे रह जाते। ये भी एक कैरेक्टर है। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़े अच्छे, ये सब बाद में कभी आने वाले समय में इसके मीम्स बनेंगे कि टीचर उठा रहा होगा, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके कपड़े से।
खैर, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। Yes, इसी sir. वजह से क्योंकि उनको ये लगा कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एकदम झलक के आ रहा है, एकदम खींच के, जैसे किसी में कुछ नहीं, अभी बलवा इसे जेलो लेकर के ऐसे खड़ा कर दे, कुछ नहीं दिखेगा कि हिमालय दिखेगा। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने एकदम चुन चुन के निकाले। वो कैरेक्टर्स थे टोटल 7। हालांकि उनको दिखे 30, 35, 40 वो अलग बात है, लेकिन उनमें से भी एकदम जो सबसे ज्यादा कंट्रास्टिंग थे वो थे 7। ठीक है, अगला प्रश्न, मार्क द ऑड वन। ऑड वन का मतलब कि सोचो 5 लड़कियों में अगर एक लड़का बैठा हो जो लड़का जैसा नहीं हो फिर भी लड़का हो, तो वही ऑड है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा बैठा हुआ है जो है भी और नहीं भी है। ऑप्शन क्या था कि गार्डन पी में कुछ एक ऐसा ऑप्शन है जो काफी ऑड दिख रहा है, उसे पहचाने, और ऑप्शन है येलो पॉड, यानी कि पीला जो छिमी था, जो मटर का फसल था, जो वो मटर के जो फ्रूट जो भी कहे उसको, वो था, वो पीला था। क्या वो ऑड था? Yes, sir. दूसरा, इन्फ्लेटेड पॉड। इन्फ्लेटेड पॉड, इन्फ्लेटेड का मतलब चपटा पॉड। एक आठ तो नहीं होता जैसे खेत में उसको कचर दिया गया और ट्रैक्टर से, ऐसा एक तो नहीं छिमी होता जो देखने में छिमी जैसा और खोलो तो अंदर से खोली रहती है, ऐसे को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेटेड पॉड। तीसरा, एक्सियल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर का आपको मतलब है कैसे टेढ़ मेढ़ जो रहता है और एक एकदम ऐसे खुल के सामने से निकलता है, वो ऑड नहीं था, वो दिखा। अच्छा, उसके बाद येलो सीड। येलो सीड, इन्फ्लेटेड पॉड, येलो पॉड। अब इन तीन में मामला फंस रहा है, येलो पॉड, येलो सीड। सर येलो पॉड, पॉड येलो था, येलो सीड नहीं थी। येलो सीट तो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ सर। कहाँ देखे हो? मटर की सर येलो सीट होती है जब, कहाँ पर? तो जो ठेला तब छोला बनाते हैं। नहीं, येलो सीड होता है, येलो सीड है, ऐसा कुछ नहीं कि येलो सीड नहीं है, येलो सीड है। आपको पॉड शेप भी इन्फ्लेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेस्टेड भी है, ग्रीन येलो इसका पॉड कलर भी है, यानी कि इसका एक्सियल टर्मिनल भी है, टॉल ड्वार्फ भी है, सारी चीजें। तो इसमें से कह रहा है कोई एक चीज खोजिए जो मोस्ट ऑड हो। सर येलो पॉड सर ऑड है। येलो पॉड, यस सर। अब सुनिए इस क्वेश्चन का आगे का थोड़ा सा अंतर। Yes, sir. डोमिनेंट ट्रेट इसमें कौन सा था? एक कोई है जो रेसेसिव था, बाकी सब डोमिनेंट है। क्वेश्चन ये था, तो डोमिनेंट में सारे देखिए, डोमिनेंट में आपको येलो सीड दिख रहा है, यस सर। डोमिनेंट में आपको इन्फ्लेटेड पॉड शेप भी दिख रहा है, आपको एक्सियल भी दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या नहीं दिख रहा है? सर येलो पॉड नहीं दिख रहा है। येलो पॉड नहीं दिख रहा है, येलो पॉड नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, येलो पॉड नहीं दिख रहा है। सर आंसर येलो क्या पॉड सही है दिख इसका? रहा है, तो इसका आंसर सही क्या है? येलो पॉड ही है, सही। येलो पॉड ही है ना? हाँ, ये गलत हो गई। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न। ऐसे कभी कभी आपके सामने में क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक है, कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, 7वें याद करें। ग्रेट सर। इसका कोई ट्रिक, डोमिनेंट रेसेसिव करके सारे कैरेक्टर्स जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे एक डायरी में लिखिए, एकदम अपने सिरहाने पर चिपका दीजिए, आंख खोले तो दिखे, उठे तो, सोए तो एक ना एक दिन आपको याद जरूर हो जाएगा कि अगर हम मेंटल होते तो हम क्या सेलेक्ट करते। पड़ोसी के साथ बच्चों में सबके कैरेक्टर्स को देखते और उस हिसाब से पड़ोसी के साथों बच्चों को क्रॉस करा देते, 8वां बच्चा उनके साथों को खा जाता। ऐसा ही कुछ होता है, हम कुछ ऐसा सुपरमैन टाइप का बनाएंगे कि साथों खा जाएंगे। 8वां प्रश्न, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब मेरे कैरेक्टर का मेरे बेटे में जाना, ये क्या है? मेरे कैरेक्टर का मेरे बेटे में जाना क्या है? वेरिएशन है, हेरिडिटी है, ब्लेंडिंग है या सोमेटोप्लाज्म है? तो सबको पता है दिस इज नोन एज हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनीज। अर्थात माता पिता के लक्षणों का उनकी अगली पीढ़ी में जाना, उनके संतान तक पहुंचना ही अनुवांशिकता कहलाती है। 8वां प्रश्न, हु कॉइन्ड द टर्म अलील? आपका प्रश्न का उत्तर क्या था? अलील को किसने कॉइन किया था? कौन किया था अलील? जॉनसन। Johnson. Johnson was the scientist who coined the term allele. Next one. 9वां प्रश्न, which one of the following trait of garden pea is present on 7th chromosome? 7वें पेज में आपको क्या दिखता था बाबू? अब इसके लिए देखो भाई, तुक्का मारने वाला कोई सिस्टम है नहीं, देसी भाषा में कहे तो सातों जिसको याद है वही बता पाएगा। आपको मैं आंसर बता दे रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स बनाए गए थे उनमें देखिए फर्स्ट क्रोमोसोम पे उनका सीड शेप लिया था उन्होंने। क्या लिया था?
पहला था उनका सीड शेप। सीड शेप दो तरह के हो सकते थे, राउंड या रिंकल्ड। क्या हो सकते थे? यानी कि बीज जो है वो या तो गोल हो सकती थी या फिर सिकुड़ी हुई। दूसरा सीड कलर, दूसरे क्रोमोसोम पे उन्होंने क्या लिया था? सीड कलर। पहले सीड शेप फिर सीड कलर, सीड कलर के बाद उन्होंने लिया फ्लावर कलर। क्या लिया? फ्लावर कलर। चौथे क्रोमोसोम पे उन्होंने लिया पॉड का शेप। क्या लिया? पॉड के शेप को क्लैरिफाई करते ही उन्होंने लिया पॉड के कलर को। किसको लिया? पॉड के कलर को। छठे क्रोमोसोम पे उन्होंने फ्लावर के पोजीशन को देखा कि वो एक्सियल है या टर्मिनल है, और सबसे अंत में था स्टेम की हाइट। सो इसका सही आंसर होगा स्टेम हाइट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो आप ऐसे बोलेंगे स्टेम हाइट इज द ट्रेट which is present on 7th chromosome in pea plant. Yes sir. उनके हिसाब से 7वें क्रोमोसोम पे स्टेम हाइट प्रेजेंट थी। अंतिम प्रश्न बच्चों, all traits can express themselves in heterozygous condition except जी। अब इसका ऑप्शन क्या था कि टॉल, तो आपको पता है कि टॉल को हम कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं। 3:1 वाले F1 फर्स्ट पिलियन जनरेशन में हमने देखा था टी अकेला भी एक्सप्रेस करता था, यानी कि हेटेरोजाइगस भी एक्सप्रेस करता था। उसी प्रकार से हम लोगों ने वायलेट को देखा कि वायलेट भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा था इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसके अलावा एक्सियल भी डोमिनेंट ट्रेट था, तो सिंगल होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हर कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा था। लेकिन रिकल्ड जो सीड था वो रिसेसिव ट्रेट था, उसको जरूरत थी होमोजाइगस पेयर की, अर्थात एक समान कैरेक्टर्स की, जो उसको नहीं मिलने को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ऐसे में इसका चौथा ऑप्शन रिकल्ड सीड इज द राइट आंसर। सो आज की इस छोटी सी सेशन में हमने 10 प्रश्नों का जिक्र किया। ये 10 प्रश्न में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड में आपके सामने आएंगे, कुछ नीट के एग्जाम्स में, और कहीं भी ना आए तो लोगों के द्वारा आपसे जरूर ये पूछा जा सकता है कि आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, आप अगर जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीजें उनके द्वारा सिलेक्ट क्यों हुई जिन्हें हम जेनेटिक्स का फादर या फिर जीजे मेंडल साहब कहते हैं। धन्यवाद।